हेलो आरुषि, आयुषी, देवांश। यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जस्ट मिनट से बताओ। ओके, आरुषि, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? तो लास्ट बॉन्ड ऑर्डर था। बॉन्ड ऑर्डर, हाँ बेसिकली वो बॉन्ड ऑर्डर। रेजोनेंस अभी नहीं कराया था ना मैंने? नो सर। ओके, तो अभी थोड़ा सा हम लोग रेजोनेंस करेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, अपने पास क्या है, एक अपने पास टॉपिक है रेजोनेंस, ठीक है? रेजोनेंस क्या होता है? अगर छोटे से टर्म में बताएं हम लोग, तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पता है आप लोगों को क्या होता है? आरुषि, आशीष। सर फर्स्ट बॉन्ड के बाद जितने बॉन्ड आते हैं। हाँ, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो इसमें मैंने बताया था ये सिग्मा होगा। अगर डबल बॉन्ड हो गया तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वहां एक सिग्मा होगा, बाकी के दो क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है, बेसिकली पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है, ठीक है? इसका जो मूवमेंट होने के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो कि हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका जो पाई बॉन्ड होना चाहिए वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब ये हो गया कि इस टाइप से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। समझ में आ रही है बात? ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें जरा सा रेजोनेंस पढ़ना है। जस्ट सपोज अपने पास क्या है, O3 मॉलिक्यूल है, ठीक है? O3 मॉलिक्यूल में हमें पता है O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O होता है, ठीक है? इस सिंगल बॉन्ड पे छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन लोन पेयर होता है, इस पे एक लोन पेयर होता है, इस पे कितने होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे डबल बॉन्ड है, अब ये कहाँ चला जाएगा? राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के साथ क्या था? चार इलेक्ट्रॉन थे। सिंगल बॉन्डेड एटम के साथ सिक्स इलेक्ट्रॉन थे। और ये जो तीन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, उसके साथ एक लोन पेयर है, यानी दो इलेक्ट्रॉन है। तो इसी को कहते हैं हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जहां जहां मूवमेंट हुआ रहता है, बेसिकली जहां जहां मूवमेंट हुआ रहता है पाई बॉन्ड को, उसको हम डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखा देते हैं। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है? ऐसे दिखा दूंगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये होता है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है? तो इसे लिख लीजिए, उसके बाद एक डेफिनेशन लिखवाना है, वो लिखवाता हूँ मैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। स्लाइड चेंज करूं? आरुषि, कौस्तव, आशीष। यस सर। जी, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एज फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल
कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड by a single structure but its characteristics properties। ठीक है, ये साथ में लिखते जाइए, बहुत आसान है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। कैन बी डिस्क्राइब by two or more structure is said to be a resonance hybrid of these structures। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे O3 है वो अकेला रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसके जो रेजोनेंस बनते हैं, बेसिकली जो मूवमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जो डबल बॉन्ड होते हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है, तो उन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जिससे सारे के सारे प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाते हैं। और जिस मॉलिक्यूल में, जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यस यस सर। ओके, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और भी एग्जांपल्स इसका मैं लिखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। ये हो गया, आप लोगों ने लिख लिया? सर एक मिनट। ओके, हो जाए तो बताइएगा। डन सर। चलिए एवरीवन, चलिए यस सर डन। अब यस देखिए सर। अपने पास यहाँ पे क्या आता है, जैसे SO3 ले लेते हैं, सॉरी सबसे पहले SO2 मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके बाद SO3 पे चलेंगे। SO2 मॉलिक्यूल लेते हैं, SO2 का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं। एक होता है ये डबल बॉन्डेड और यहाँ पे होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये किसका शो, क्या शो करता है, ये जब एरो लग जाता है तो मैंने क्या बताया आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। इस पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर होता है इसके पास, और इसके पास कितना होगा, 2 लोन पेयर होगा यानी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास 1 लोन पेयर होगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं होगा, आपका जो मूवमेंट होगा, मतलब बेसिकली जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। पहले राइट साइड में था, आप किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका रेजोनेंस। ठीक है, अगर इसमें भी हमें शो करना है तो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि S सिंगल बॉन्ड और फिर इधर एक डबल बॉन्ड, और जिधर से मूव कर रहा है उस पे पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, ऐसे शो कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमने डबल बॉन्ड को मूव कराया है। हो गया? यस सर डन। ओके, देवांश। यस सर। अब देखिए SO3 को मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, SO3 का स्ट्रक्चर बनाने को। तो SO3 के पास मैंने एक ये दे दिया आपको, S डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। सिंगली बॉन्डेड है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो ऑक्सीजन अपना यूज नहीं कर रहा है, सल्फर खुद एक डोनेट कर रहा है और उसके बाद बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। फिर एक और एग्जांपल दे देते हैं हम CO3-2 का। तो CO3-2 में भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, और इस पे -2 है चूंकि, तो यहाँ -2 डाल देता हूँ।
सिंगली बॉन्डेड से 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना होगा 2 लोन पेयर होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग इजीली। और Yes, इसमें sir. कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो भी बताइएगा टोटल। टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताना है। हाँ, पहले ड्रॉ करिए फिर बताइए। ओके सर। सर टोटल CO3 2- के 3 होंगे। वेरी गुड, SO3 का बताइए। सर इसके भी 3 होंगे। आशीष, आयुषी, Yes, sir. 3 होंगे। आशीष आपका आया? आयुषी, बेटा आप लोग बोला करिए ताकि मुझे समझ में आए आ रहा है या नहीं। एक बार डबल बॉन्ड इस साइड कर लेंगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा और इधर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और एक बार डबल बॉन्ड किधर कर लेंगे हम लोग राइट हैंड डायरेक्शन में कर लेंगे, यहाँ पे O आ जाएगा और इधर O आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ 3 बन गया। सिमिलरली यहाँ पे जब बनाना शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड इधर ऑलरेडी है, तो हमने क्या किया ऊपर सिंगल बॉन्ड ले लिया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया और ये सिंगल बॉन्ड था ऐसे ही ले लिया, और यहाँ पे क्या कर दूंगा -2 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने क्या किया इसको भी सिंगल कर दिया, लेफ्ट वाले को भी सिंगल और राइट वाले को क्या कर दिया डबल कर दिया। बाकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेसिकली वो क्या होंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सिंगल बॉन्ड पे 6 इलेक्ट्रॉन थे तो उसको 6 लिखिएगा। ठीक है, और अब आपके डबल बॉन्ड पे कितने थे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 4 लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड पे 6 थे तो 6 आएंगे, डबल बॉन्ड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे यानी 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्डेड पे 3 लोन पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका अगर हमें दिखाना है कि कहाँ कहाँ मूव किया है तो सिंगली सब कुछ दिखा दीजिए। ठीक है, अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मूव किया है देख लीजिए, पहले यहाँ पे था तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे डॉटेड लाइन शो कर देंगे, दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो यहाँ शो कर देंगे, तीसरे में राइट हैंड साइड पे आ गया तो यहाँ शो कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. Clear. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. आयुषी, आशीष, कौस्तुभ, चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। सबने लिख लिया है ना? यस सर। ओके, आयुषी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अभी कुछ बोला। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और कर लीजिए आप NO3 माइनस का। ठीक है, NO3 माइनस के लिए हम क्या कर देते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, इस नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इस ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर होता है, और इस वाले ऑक्सीजन पे कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसका आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं और बताएं कि कितना बनेगा। जैसे SO3 में 3 बना था, CO3-2 में 3 बना था NO3 है ना, पहले NO3 का देखें, मैंने NO2 का बता दिया है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ NO2 माइनस ही लिख देता हूँ। Yes, मैंने sir. स्ट्रक्चर जो बनाया वो किसका बनाया NO2 माइनस का, तो ये NO2 माइनस का है। फिर एक और ले लेते हैं NO3 माइनस भी ले लेते हैं हम लोग। NO3 माइनस में अपने पास क्या होगा डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब इधर ये जो 2 लोन पेयर है इधर से एक बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन से, और इधर वाला है ही तो इधर ऐसे कर देंगे O 6 इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस चार्ज है तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देंगे माइनस चार्ज लगा देंगे।
ठीक है, ये किसका है, NO3 माइनस का। दोनों में बताइए कितना स्ट्रक्चर बनेगा। सर NO2 के 2 होंगे टोटल। कितने बना, 2। यस सर। आशीष आप भी आंसर दीजिए प्लीज, या समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। सर NO3 के 3 होंगे टोटल। होंगे, वेरी गुड। तो NO2 में देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में था, आप क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में कर देंगे, और इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो ये हो जाएगा। तो 2 इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर करेंगे तो पहले ऊपर वाले में डबल बॉन्ड एक बार ले लेते हैं, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इधर सिंगल बॉन्डेड कर दीजिए, तो ऐसे हो जाएगा। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, एक बार इधर डबल बॉन्ड ले लेंगे, डबल बॉन्ड ले लिया, इधर वो कर दिया, और इधर कर दिया ओ। तो बहुत आसान है ये। और फिर इसमें जो चार्ज है यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो टोटल स्ट्रक्चर 1 2 3। एक ये खुद, उसके बाद जो आपने ड्रॉ किया, उसके बाद ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ का कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, Yes, sir. हो गया। Yes, sir. चलिए जरा, ये असाइनमेंट मैंने देखा था पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स में। ठीक है, एक सवाल दे रखा था आपको, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी पे, और उसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पूछ रखा था। ठीक है, स्लाइड चेंज करूं। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे अपने पास आ क्या रहा है। ठीक है, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी कंपाउंड जो होता है, जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl किस टाइप का कंपाउंड है, आयनिक है, आयनिक है ना। Yes, sir. और HF जो है, ये कौन सा कंपाउंड है आपका, कोवलेंट है। Yes, sir. ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड जो आयनिक होता है वो 100% आयनिक नहीं होता, 100% नहीं होता, इसमें 0 पॉइंट समथिंग या कुछ ना कुछ परसेंट जो होता है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। ठीक है, वैसे ही Yes, आपका sir. कोवलेंट बॉन्ड जो है, कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी होंगे। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. क्योंकि आपने देखा HF में क्या हो जाता है, HF जो होता है, ये होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड होता है ये, इससे सबको ये एग्री करता है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। ठीक है, लेकिन Yes, sir. हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ जो फ्लोरीन होता है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, और इस पे क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और NaCl जो होता है आपका, ये आयनिक कंपाउंड होता है। NaCl में हमें पता है कि क्लोरीन पे -1 चार्ज आता है, और इस पे क्या होता है, +1। ये डेल्टा का मतलब होता है बहुत स्मॉल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जब चार्जेस आते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये आयनिक कंपाउंड है, और ये कोवलेंट कंपाउंड होते हुए भी कुछ चार्ज डेवलप कर रहा है, इसका मतलब कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा कि नहीं। Yes, sir. होगा. होगा ना देवांश। यस सर। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई भी कंपाउंड आयनिक है तो वो 100% नहीं होता, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है, चाहे वो 0 पॉइंट समथिंग परसेंट हो, या 10% हो, या 30% हो। ठीक है, और कोई कंपाउंड अगर कोवलेंट है तो वो जरूरी नहीं है कि 100% कोवलेंट होगा, कुछ ना कुछ परसेंट उसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर भी होगा। ये बात क्लियर है। तो इस पे मैंने असाइनमेंट में एक क्वेश्चन देखा, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो इस स्लाइड को चेंज करूं। Yes, sir. तो यहाँ एक सवाल है आपका। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं नहीं लिखवाया था एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का फॉर्मूला है, और आप लोगों को परसेंटेज आता है ना, कैसे निकालते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर
of HF molecule having bond distance equals to 0.92 angstrom and dipole moment equals to 1.78 dBA. आशीष, वेरी गुड आरुषि. कौस्तुभ, आप आज चैट बॉक्स में मैसेज भी नहीं कर रहे हैं. एम आई ऑडिबल टू यू? आयुषी, आशीष and Kaustuv, please check your inbox. Ayush, okay. Arushi? देवांश? यस सर. हो गया? सर नहीं हो रहा. तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दे रखा है. ठीक है, जब भी डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1.78 दे रखा है. तो ये हो जाएगा आपका म्यू ऑब्जर्व, जिसको दे रखा है म्यू ऑब्जर्व इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1.78 डीवे. ठीक है, और एक हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो हमारे पास दो वैल्यू होता है. परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100 करते हैं ना. यस सर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, म्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू आयनिक. ठीक है, चूंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है वहां पे
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात होती है तो चार्ज किस में होता है? आयंस में होता है ना। यस सर। प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। आयुषी, आशीष, Yes, कौस्तुभ। sir. हाँ, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे म्यू आयनिक इज इक्वल टू, मैंने बताया था क्यू इंटू डिस्टेंस, या आर ले लीजिए, आर फॉर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू कितना दे रखा है? चार्ज दे रखा है। चार्ज नहीं दे रखा हूँ क्या मैं? कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक एंड, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्यू जो है अपने पास ESU में होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 4.8 इंटू 10 राइज टू द पावर -10 ESU, और ये है आपका Q, और जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 0.92 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको मीटर या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में ये कितना होगा? 0.92 इंटू 10 राइज टू द पावर -10 सेंटीमीटर होगा। Yes, sir. जो माइनस एंगस्ट्रॉम है -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8. -8 हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू आयनिक निकाल लेंगे। म्यू आयनिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.8 इंटू 10 राइज टू द पावर -10 इंटू 0.92 इंटू 10 राइज टू द पावर -8। देवांश इसे सॉल्व करके बताइए। और इसका यूनिट क्या होगा? ESU सेंटीमीटर कहते हैं, ESU सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करिए जरा। ये ESU फिक्स्ड है 4.8 इंटू 10 राइज टू द पावर -10। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं इसे। देवांश, So 4.416 into 10 is power minus 8. 18। Yes sir. तो यहाँ पे 4.416 डायरेक्ट डीवे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये डीवे में चेंज कर दिया मैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये आपका म्यू आयनिक है और ये म्यू ऑब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप परसेंट आयनिक कैरेक्टर जब निकालते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास म्यू ऑब्जॉर्ब अपॉन में आ जाएगा म्यू ऑब्जॉर्ब्ड अपॉन में म्यू आयनिक, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो ये हो 100. जाएगा 1.78 दे रखा था, और ये आपने कितना निकाला? 4.416 इंटू 100। तो ये क्या आएगा आपका? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आएगा। कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर आएगा? इसे सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। Sir, 40.37. 40.67। इसे जब Yes, sir. सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे 40.67 या 63, 40.2 या 40.3% के आसपास आ रहा है। तो ये आयनिक कैरेक्टर है। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा? 100 में से माइनस कर देंगे। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? 59.7% हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. आयुषी, आपको समझ में आया? कौस्तुभ, Sir, please slide back कर दीजिए. ओके। आशीष, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख रहे हैं। चलिए एक मिनट इससे, चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहा हूं मैं। अपने पास दे रखा है द डाइपोल मोमेंट of lithium hydride the dipole moment of lithium hydride is 1.962 into 10 raised to the power -29 कूलम मीटर। क्या दे रखा है? कूलम मीटर। एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस
interatomic distance between lithium and hydrogen in the molecule is 0.1592 nanometer. Calculate the percentage ionic character and covalent character of the molecule तो इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को सही से लिख के रखना है। एक तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, आर ले लीजिए या डी ले लीजिए। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछता है तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, म्यू ऑब्जर्व्ड अपन म्यू आयनिक इंटू 100। ठीक है, अब ये वाला सवाल अटेम्प्ट कर लिया। सर डिस्टेंस क्या है इनके बीच में? 0.1592 ओके सर। नैनोमीटर। हो गया? जस्ट मेरे से होने वाला है। सो कोवेलेंट है 23.06 और सर आयनिक आ रहा है 76.94। आरुषि, तो मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होता है, सबसे पहले एक ये चीज देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका यूनिट इधर उधर करने से ना काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 1 डी वे इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट में 1 ESU इज इक्वल टू हो जाता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 4.803 इंटू 10⁻⁻10 विच इज इक्वल टू हो जाता है आपका 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम होता है। ठीक है,
ये 1 ESU इज इक्वल टू चार्ज इतना होता है, ठीक है, ये कूलम में होता है और ये इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो सीधे सीधे अपना ये दे देता है 4.8 से डिवाइड कर देते हैं, और 1 सेंटीमीटर हमें पता है 1 dV इज इक्वल टू हो जाएगा फिर आपका 10 raised to the power माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है, ESU सेंटीमीटर, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं 10 raised to the power माइनस 18, ESU के जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं 3.3 इंटू, ये बस कन्वर्जन बता रहा हूँ अभी मैं, कूलम इंटू, अब इसको देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है, चूंकि यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, मैं इसको ऐसा यूनिट में करूंगा तो ये 10 raised to the power माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो ये चेंज होता है 3.35 इंटू 10 raised to the power माइनस 30 कूलम मीटर, ठीक है, ये यूनिट बताना जरूरी था क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 1 dV इज इक्वल टू इतना होता है और 1 ESU इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है, तो इसको बेसिकली मैंने किस में किया, कन्वर्ट किया SI यूनिट में, इसे लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं सॉल्यूशन देता हूँ। सर मेरा भी आ गया 76.9 एंड 23.1। Arushi, very good. Sir, my chat is visible, yes. आशीष आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे? आयुषी एटलीस्ट आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to the power माइनस 19 कूलम, और डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.1592 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा बताइए? इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? बताइए भाई, कोई नहीं बोल रहा है। सॉरी सर, क्या? सेंटीमीटर में, इसको नैनोमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? सेंटीमीटर में इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि यहाँ भी किस में दे रखा है, एक जो वैल्यू आपको दे रखा है इसमें क्या दे रखा है, अच्छा कूलम मीटर में दे रखा है, ठीक है, तो अगर इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, सीधे सीधे कूलम मीटर में दे रखा है, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा 0.1592 इंटू 10 raised to the power माइनस 9 मीटर आ जाएगा, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम Q देखें, म्यू आयनिक इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना है माइनस 19 कूलम है, और यहाँ पे कितना है माइनस 9 मीटर है, यहाँ पे आप लोगों का वैल्यू कितना आ रहा था Q म्यू आयनिक 1.6 इंटू 10 raised to the power माइनस 19 कूलम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.1592 इंटू 10 raised to the power माइनस 9, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 2.5 इंटू 10 raised to the power माइनस 29 कूलम मीटर आ रहा है, क्या आ रहा है ये म्यू आयनिक। अब परसेंटेज निकालना, और म्यू ऑब्जॉर्ब ऑलरेडी दे रखा है कितना 1.962 इंटू 10 raised to the power माइनस 29 कूलम्ब मीटर दे रखा है, ठीक है, तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर अगर निकालते हैं हम तो ये कितना हो जाएगा, म्यू ऑब्जॉर्ब कितना है 1.96 है, 1.96 इंटू और 10 raised to the power माइनस 29 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 raised to the power माइनस 29 इंटू 100 कर देंगे, तो आयनिक परसेंट जो आएगा बेसिकली वो कितना आ जाएगा 76.9% आ जाएगा, और जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो कितना आ जाएगा आप लोगों का 100 से माइनस कर देंगे, 23.1। हाँ 24 या 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, यस सर 23। 24 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे,
इजीली आ जाएगा। क्लियर है? आयुषी आपने Yes, sir, लिखा? clear है। आपकी आवाज नहीं आ रही तो आप चैट बॉक्स में प्लीज मैसेज कर दीजिए। कौस्तुभ, आशीष, चलिए स्लाइड चेंज करता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपने देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में ही आपके पास एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फजान्स रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फजान्स रूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। बेसिकली इससे हमें क्या निकलता है कि कौन कितना ज्यादा आयनिक है, कौन कितना ज्यादा कोवलेंट है, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें किससे पता चलती है? फजान्स रूल से पता चलती है। क्लियर है? Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे फजान्स रूल की जब बात करते हैं हम लोग, तो फजान्स रूल में एक पोलराइजेशन पावर होता है और एक पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजेशन पावर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं इसमें समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे अपने पास क्या होता है, जस्ट सपोज दिस इज, देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम सर, ओके एटलीस्ट यू शुड मैसेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है आशीष, ये एक आपके पास है केटायन, और यहाँ पे क्या है आपके पास, अनायन है कि नहीं? इसके पास ये क्या है, ये अनायन है, और ये है आपके पास केटायन। तो ये अनायन और केटायन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो इसके तरफ खींचे खींचे चले जाएंगे, पॉजिटिव केटायन की तरफ। Yes, sir. तो बेसिकली ये क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। देवांश, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। देखिए दो बातों का ध्यान में रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है, कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है ना, जैसे ये क्या करते हैं, एस और एस ओवरलैप करते हैं कि नहीं? तो बेसिकली वही, ये जो केटायन होता है इसके पास क्या होता है, पोलराइजेशन पावर होता है। क्या होता है? पोलराइजेशन पावर। ये जो पोलराइजेशन पावर होता है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा उतना ज्यादा इसको खींचेगा अपने तरफ, उतना ज्यादा खींचेगा। एक टाइम पे ऐसा आएगा जैसे लगेगा एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। तो जिसमें जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होता है, ओवरलैप किस में होता है, कोवलेंट में। तो जिसपे जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होता है वो उतना ज्यादा कोवलेंट होता है। क्लियर है? Yes, sir. पोलराइजेशन पावर जिसके पास जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा कोवलेंट होगा। ठीक है, और पोलराइजेशन पावर कैसे पता चलता है, तो ये सारी चीजें अभी बस इतना समझिए आप लोगों को कि ये क्या करता है, इसको डिफॉर्म करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टॉर्ट करता है, बेकार करता है, अपने तरफ खींच देता है। पहले ये स्फेरिकल था, अब थोड़ा सा ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाता है। यही बोलता है आपके फजान्स रूल। फजान्स रूल में बेसिकली हमें क्या करना है, आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, कौन किस में ज्यादा है किस में कम है। इसके बेस पे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजों को जज करते हैं कि किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डालिए फजान्स रूल और उसमें लिखना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, ये बस मैं समझाया होता क्या है फजान्स रूल। देखिए यहाँ पे जो फजान्स रूल है अपने पास, यहाँ क्या आता है, पॉइंट लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। आयनिक कंपाउंड्स कंटेन पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। It means ionic compound do not have 100% ionic character. ठीक है, सिमिलरली कोवेलेंट कंपाउंड do not have 100%
कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी उसमें भी क्या होगा आपका, कुछ आयनिक कैरेक्टर होंगे। क्लियर है? तो इन्होंने फजांस रूल से ही हम बताते हैं कितना कोवेलेंट है, कौन किससे ज्यादा कोवेलेंट है या कम कोवेलेंट है। तो द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन ionic compound is given by Fajans रूल। इस रूल को पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। आई होप ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी कंपाउंड जो होता है वो 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंट कोवेलेंट भी होता है। जैसे अभी एग्जांपल देके μ% हम लोग आयनिक कैरेक्टर देख रहे थे, तो उसमें कुछ परसेंट आयनिक था और कुछ परसेंट क्या था, कोवेलेंट था। क्लियर है? यस सर। ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। हो गया? सर कौस्तुभ हो गया? आशीष, एक मिनट रुक जाइए, जरा एक मैसेज आया। आशीष कहाँ है? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आता है, जैसे अब मैं दोबारा समझाऊंगा। यहाँ पे एक केटायन है आपके पास, क्या आपके पास केटायन है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, एक अनायन है। ये क्या है आपके पास, ये है अनायन और ये है केटायन, ठीक है। ये आइसोलेटेड स्टेट में, किसमें है, आइसोलेटेड स्टेट में, अलग अलग है। अब जब ये पास में आएगा, ठीक है, तो जो केटायन है ना, बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जो केटायन है आपका, वो क्या करेगा कि इस अनायन को डिस्टॉर्ट करेगा। क्या करेगा, इस अनायन को, दोनों के पास न्यूक्लियस है, इस अनायन को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा और डिफॉर्म करेगा। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्टेड, ठीक है, या फिर डिफॉर्मेशन, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, बात को समझिएगा आप लोग। यहाँ पे अनायन है, ये केटायन है। केटायन जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो जो अनायन के इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और खींचने के चक्कर में, विड्रॉ करने के चक्कर में, इसमें क्या होगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा इसका शेप। तो जितना ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगा ना, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, या फिर जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ये सारे सेम टर्म है। पोलराइजेशन इज पावर, डिस्टॉर्शन का मतलब स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया, खराब हो गया, डिफॉर्मेशन का मतलब जो स्ट्रक्चर था उससे चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, डिफॉर्मेशन होगा या पोलराइजेशन होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। अभी इसका स्टेप वाइज मैं करूंगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। आयुषी, तो यहाँ पे भी हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखिए आप लोग, साथ में ऊपर वाला डायग्राम बनाइए। व्हेन cation and anions are approaching to each other, then cation attracts the valence electron of anion and
at the same time an anion also attracts the cation. Anions also attract the cations, but distortion जो समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा. डिस्टॉर्शन, डिफॉर्मेशन, पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड. पोलराइजेशन produced polarization produced in the shape of anion. यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ. in the shape of anion by the cation. इसको कंटिन्यू और लिखना है, थोड़ा सा और बचा है. तो यहाँ पे वही चीज मैं बता रहा हूँ जो अभी आप लोगों को मैंने समझाया कि जब केटायन और अनायन अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो जो केटायन होगा वो अनायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जो अनायन होगा वो केटायन को अपने तरफ खींचेगा. ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, डिस्टॉर्शन, डिफॉर्मेशन या पोलराइजेशन टेक प्लेस. ठीक है, वहां पे पोलराइजेशन या डिफॉर्मेशन या फिर डिस्टॉर्शन होता है इन द शेप ऑफ अनायन बाय केटायन. केटायन को खींचने, केटायन अपने तरफ जब विथड्रॉ करता है तो जो डिफॉर्मेशन होता है बेसिकली वो किस में होता है, अनायन में होता है. ठीक है, यहाँ तक लिखिए. एक पॉइंट और है इसमें. Sir, done. गुड. सबने लिख लिया. मैं दोबारा बता रहा हूँ. जब केटायन अट्रैक्ट करेगा अनायन को, अनायन भी अट्रैक्ट करेगा केटायन को, केटायन अपने तरफ ज्यादा खींचेगा जिससे डिफॉर्मेशन होगा अनायन में. किसमें होगा, अनायन में डिफॉर्मेशन होगा. तो इसी में एक और पॉइंट लिखिएगा. ड्यू टू दिस पोलराइजेशन, ड्यू टू दिस पोलराइजेशन. ये यहाँ तक कहाँ तक लिखे थे हम लोग, केटायन. एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे लिख लीजिए एक पॉइंट. Yes, sir. Cation तक. एक मिनट, ये लिख लीजिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, पहले ये लिख लेते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. इसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं. दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका, ड्यू टू दिस पोलराइजेशन, partial covalent character. Partial covalent character is introduced. In ionic compound. ये बस एक्सप्लेनेशन है कि हो क्या रहा है. लास्ट में एक की पॉइंट लिखवाऊंगा जिससे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका. क्या होगा, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, एक नोट डाल के, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे लिखिएगा. पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी टू पोलराइज, ठीक है, या एबिलिटी टू डिफॉर्म या एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं. तो हम लिख सकते हैं द एबिलिटी of anion to get polarized या फिर डिफॉर्म, उसे हम क्या कह देते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं. क्लियर है? Yes, sir. ये लिख लीजिए आप.
हो गया? Yes, sir. Done. देवांश? जस्ट मिनट सर। ओके, यस सर, आयुषी वेरी गुड। आप लोग थोड़ा सा जो लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है, आयुषी थोड़ा सा मैसेज चैट बॉक्स में दे दिया करिए ताकि मुझे समझ में आए आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग, अगर माइक वगैरह में प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज कर सकते डन सर। हैं। देखिए, यहाँ पे अब फजांस रूल में बेसिकली कैसे हम निकालते हैं कि कौन कितना ज्यादा कोवलेंट है या फिर आयनिक है, उसके लिए जो सबसे पहला की पॉइंट आता है वो ये है कि साइज ऑफ केटायन, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर, ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। और पोलराइजेशन पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर का। मतलब ये कि अगर केटायन जितना छोटा होगा उसके पास उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा, तो उसके पास उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कि नहीं। इनवर्सली का मतलब क्या हो Yes, गया, sir. होगा. अगर साइज ऑफ केटायन छोटा हुआ, पोलराइजेशन पावर ज्यादा हुआ, पोलराइजेशन पावर ज्यादा हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, होगा? Yes, sir. होगा. देवांश? यस सर। साइज ऑफ केटायन बड़ा होगा, पोलराइजेशन पावर कम होगा, पोलराइजेशन पावर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे रहा हूँ बेसिकली, LiCl, NaCl, KCl एंड देन RbCl एंड देन अपने पास आ जाएगा CsCl। बताइए जरा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर में लिखिए इसे। देखिए, जो फैक्टर सेम आता है ना तो उससे तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, तो जो डिफरेंट आएगा उसी से कंपेयर करेंगे ना। सब में क्लोरीन प्रेजेंट है, बताइए। ये क्वेश्चन हो जाएगा या बताऊं? इधर देखिए जरा, ये जो क्लोरीन फैक्टर सब में सेम है। सबसे पहले अगर इसको हटाएंगे तो ये किस में आएगा, Li प्लस में आएगा देवांश, Na प्लस में आएगा, ये किस में आएगा, K प्लस में आएगा, ये किस में आएगा, Rb प्लस में आएगा, और ये किस में आएगा, Cs प्लस में आएगा। हो गया कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन होगा देवांश? सर। CSCl। CsCl सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। Sir, LiCl होगा. देवांश इधर ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। अब देवांश, ये जो केटायन है इनमें सबसे बड़ा कौन है, बताइए जरा। सर CS प्लस। CS बड़ा हो गया। अगर केटायन बड़ा है तो पोलराइजेशन पावर कम होगा या ज्यादा होगा देवांश? तो कम होगा। अगर पोलराइजेशन पावर कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। कम होगा। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर में अगर इसको करें तो हमारा ऐसे होगा कि नहीं? यस सर। क्लियर है? ये पहला फैक्टर है जिसको हम देख रहे हैं, साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। इसे लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। डन सर।
आरुषि, आयुषी, वेरी गुड आरुषि। अब देखिए कौस्तुभ हो गया ना। चलिए दूसरा जो फैक्टर आता है उस पे हम लोग लिखते हैं चार्ज ऑन केटायन। क्या लिखते हैं? चार्ज ऑन केटायन जो होता है, केटायन पे चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर होता है। क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर होता है। और पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कि नहीं? देवांश, आरुषि। यस सर होता है। तो बस जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में मैंने क्या लिया? ठीक है, NaCl ले लिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? NaCl ले लिया। मैंने ये भी ले लिया, MgCl2 भी ले लिया। मैंने एक और चीज ले लिया, मैंने क्या ले लिया? AlCl3। ठीक है, तो देवांश आप बताएंगे या आयुषी और ये कौस्तुभ, इसमें सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। So NaCl, MgCl2, सबसे ज्यादा किसका होगा? so AlCl3। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए ये फैक्टर सेम हो जा रहा है, सेम है तो इसको हटा देंगे तो ये देखेंगे Na प्लस, ठीक है, Mg+2 और Al+3। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, होगा कि नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में? ये कोवेलेंट यस सर कैरेक्टर। होगा। और वैसे भी साइज से भी अगर आप करते ना तो भी ये हो जाता, साइज से भी करते तो भी हो जाता। सबसे बड़ा ये होता, फिर ये होता। तो साइज अगर केटायन का जिसमें सबसे छोटा होगा, होगा कि नहीं? Al+3 का साइज सबसे छोटा होगा कि नहीं? यस सर। जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ उतना ज्यादा छोटा, जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज हुआ उतना ज्यादा बड़ा। तो ये पॉइंट समझ में आया यस सर। देवांश, आयुषी? Yes sir। चलिए पॉजिटिव, यस सर। वेरी गुड। आयुषी आपने बोला या आरुषि आपने? चलिए चार्ज ऑन केटायन के बाद अनायन की बात आते हैं। तो साइज ऑफ अनायन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी होता है। मतलब एनायन का तो पोलराइजेबिलिटी होता है ना खुद से। ये मतलब ये क्या होता है? ये डिस्टॉर्ट होता है। जितना ज्यादा बड़ा होगा न्यूक्लियस से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा दूर होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनायन का न्यूक्लियस और अनायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम होगा। तो उसको कोई बाहर से खींचना चाहे तो वो इजिली खींच सकता है कि नहीं? Yes sir। और ये जो यस सर होता है खींच आपका, सकता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ देता हूँ, इसमें क्या पूछ सकते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज 1 हो? कोई ऐसा एग्जांपल बताइए। अरे ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें नेगेटिव चार्ज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। चलिए मैं कर रहा हूँ। आपके पास दे दिया NaF, नहीं ये तो चार्ज वाला नहीं, हाँ साइज है ना, NaF, NaCl, NaBr, NaI। इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा? बताऊं मैं? आयुषी आपको समझ में आ रहा सर NaL में होगा। है? Na, आरुषि क्या बोला आपने? देवांश? सर NaI में होगा। हाँ, साइज ऑफ अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है? जिसमें जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी वो उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो I माइनस, ठीक है, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? ये होगा ना। ये तो साइज का हो गया। यस सर। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का देखेंगे तो ये हो जाएगा। यस सर। लिख लीजिए ये।
हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir, done. ओके, देवांश, कौस्तु, आयुषी, देखिए मैं अपने तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्शन करिएगा तो और अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है? आप लोग भी मेहनत करिए। देवांश हो गया? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट, साइज ऑफ अनायन की बात कर दी है, तो अब चार्ज ऑन अनायन कर लेते हैं। चार्ज ऑन अनायन जो होता है आपका, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी होता है। ठीक है, जिसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होता है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग? जैसे AlN3 ले लेते हैं, Al2O3 ले लेते हैं हम लोग, AlF3 ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए आप एल्युमिनियम यहाँ +3 में है, इसमें +3, सब में एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को हटा देंगे। नाइट्रोजन जो होगा N-3 में होगा, ऑक्सीजन जो होगा -2 में होगा, और फ्लोरीन जो होगा -1 में होगा। अगर हम पोलराइजेबिलिटी देखें तो पोलराइजेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? इसका होगा, इसका होगा। और चार्ज ऑन अनायन जिसमें ज्यादा हो रहा है उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? ऐसे होगा कि नहीं? Yes, sir, होगा। क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद अपने पास आ जाता है एक स्यूडो इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस न लिखे, सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है आपका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास क्या है कि यहाँ पे अगर सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? जिसका S पूरा फुलफिल्ड हो, जिसका P पूरा फुलफिल्ड हो, और जिसका D भी पूरा फुलफिल्ड हो, उसको हम लोग कहते हैं सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? P ब्लॉक में होता है, तो जिसका S में पूरा फुलफिल्ड हो और P में पूरा फुलफिल्ड हो। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो CuCl होता है, इसमें इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और NaCl में जो होता है वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन CuCl में होता है, और आपका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा होता है? NaCl का होता है। इसका मैं और एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये लिख लीजिए आप लोग। Sir, done. देवांश जस्ट मिनट सर। जी क्या कह रहे हैं आप? जस्ट मिनट सर। ओके ओके, टेक योर टाइम। हो गया सर। ओके आयुषी, वेरी गुड अपडेट करने के लिए। एज फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बताया CuCl NaCl, ठीक है? तो देखिए Cu में क्या होता है देवांश? Cu प्लस होता है। Na में क्या होता है? Na प्लस होता है। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे।
Cu plus 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 जाता था, किसके में? Cu में जाता था, लेकिन Cu प्लस है, इसकी वजह से ये वाला गायब हो जाएगा कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना देवांश? यस सर। तो अब कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है S2p6d10। तो ये क्या हो गया आपका? सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही Na+ में देखिएगा तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ क्या मिल रहा है? S2 S और p6, ये क्या हो गया? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि नहीं? तो जब भी सूडो यस सर, इनर्ट हुआ। गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये ज्यादा कोवेलेंट होता है एज कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अगर आपको मान ली कभी दे दिया HgCl और यहाँ दिया NaCl, तो ये ज्यादा कोवेलेंट होगा क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें डी आएगा ही आएगा। क्लियर है? यस सर। ये कोवेलेंट ज्यादा होगा। आयुषी आपको समझ में आया? कौस्तुभ, एक अपने पास दे दिया PbCl2 और एक अपने पास दे दिया PbCl4। अब इसमें बताना आपको कि ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा। एनीवन? आरुषि? सर PbCl4 होगा। PbCl4 होगा। क्यों? देखिए क्लोरीन क्लोरीन सेम है, यहाँ पे Pb+2 में जाएगा और यहाँ Pb+4 में जाएगा। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो दो क्लोरीन पे -2 और ओवरऑल चार्ज 0 है, तो इट मस्ट बी इन +2। होगा कि नहीं? और क्लोरीन यहाँ पे -4 में है क्योंकि एक क्लोरीन पे -1, तो चार क्लोरीन पे -4, तो Pb पे कितना होगा? +4। अब ये जो है केटायन है, केटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होता है उसके पास उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होता है, और जिसके पास जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होता है उसके पास उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। देवांश, यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। देखिए अब मैं सीधे सीधे लिखूंगा एक पॉइंट। साइज ऑफ केटायन इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है? अगर साइज ऑफ केटायन डिक्रीज कर रहा है, पीपी लिख रहा हूं मैं, पोलराइजेशन पावर को चलिए इतना लिख देता हूँ, इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। साइज ऑफ अनायन, साइज हो गया, अब चार्ज की बात कर लेते हैं थोड़ा। चार्ज ऑन केटायन इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन पावर इंक्रीज करेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अब वो उल्टा वाला नहीं लिखूंगा, अगर ये डिक्रीज किया वो भी डिक्रीज करेगा, वो भी डिक्रीज करेगा। चार्ज ऑन अनायन इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। साइज ऑफ अनायन इंक्रीज करेगी तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगी? इंक्रीज। उसके बाद S2p6d10 हमेशा ज्यादा मोर कोवेलेंट होगा देन S2p6। क्लियर? इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेस्पर थ्योरी करेंगे, VBT वगैरह है, वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है?
देवांश डन? यस सर। चलिए ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर में? कोई डाउट्स? आयुषी, आरुषि, कौस्तव? कौस्तव। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है? थैंक यू सर।